हाय हेलो एंड नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चा लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आलोक चौबे, आपका दोस्त, आपका होस्ट और फिजिक्स मेंटोर। वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला फाउंडेशन पर, जो कि आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, हमेशा तैयार रहता है पीडब्ल्यू फैमिली। और पीडब्ल्यू फैमिली को यह पता है कि आपके 10th बोर्ड के एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं और इस वजह से आप लोगों के अंदर अब बढ़ गई है बेचैनी। आप लोगों को करना है अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट, सारा प्रैक्टिस करना है, तो पीडब्ल्यू कर रहा है आपकी हेल्प। तो बच्चों, आज इसी क्रम में आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं मैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये हमारे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी आप लोगों से पूछे गए हैं। आप लोगों से नहीं, आपके सीनियर से, यानी कहीं ना कहीं ये सवाल पूछे गए हैं और जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन करना सीखेंगे और आप लोगों को आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे, यानी एक टाइप से आपका प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस के साथ साथ आपका होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का हम कहें तो एक रिवीजन हो जाएगा। आपने जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ के आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको हर एक कॉन्सेप्ट में रिवाइज करवाने वाला हूं क्वेश्चंस के थ्रू। पर आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यानी जितनी एनर्जी मेरी साइड से जाए सेम एनर्जी आपकी साइड से भी दिखना चाहिए। यानी अगर मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूं तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए और उसका आंसर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी और आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे और आपको देख के आपके जो दोस्त हैं उनके अंदर भी एनर्जी आएगी और फिर वो भी आंसर देते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये प्यारी सी क्लास, जहां पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। अब देखिए भाई, शुरुआत हम कर रहे हैं तो शुरुआत किससे होनी चाहिए? आप लोगों से होनी चाहिए। हमेशा हमेशा शुरुआत छोटों से करते हैं, वैसे तो छोटों से ही करते हैं, या फिर हम कहते हैं फीमेल फर्स्ट। बट यहां पर आप लोग छोटे हैं, मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं, तो आप लोगों से स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आप लोग करेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। वैसे वो सारे क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चन। जल्दी से आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पूछा जा रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। आपको क्या करना है, नंबर 1 लिखना है और उसके आगे आंसर आपको 1 करना है, डॉट, और जो भी सही आंसर है वो लगाइए टिक और फिर आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अगला सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपसे पूछ रहा है बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डिटरमाइंड, यानी सेकंड का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, यानी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इज, यानी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, ये आपको आंसर करना है। यानी ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज। ये आपके ऑप्शन रहे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट बताइए। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप इसका आंसर बताएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और फिर आप आगे के क्वेश्चन भी फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। मेरे साथ ही आपको भी सॉल्व करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स, यानी करंट कैरिंग एक सोलेनॉइड है, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इनमें से किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आपको इस 5th क्वेश्चन का भी आंसर देना है।
तो ये हो गए दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने देख लिए, और आप इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर मुझे जल्दी से फटाफट बताइए, तब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर मिलेगा और आपको रिवीजन भी हो जाएगा, आपने जो चीजें पढ़ रखी हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि अभी थोड़े ब्लर हो रहे होंगे क्योंकि काफी समय पहले पढ़ा था, वो अब सब कुछ क्या हो जाएंगे, एकदम ताजा ताजा हो जाएंगे, वापस सब कुछ फ्रेश हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ये जो सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प कर रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब आप लोग इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का आपको फल मिले, यानी कुछ आपको उसका फायदा भी हो। तो आज आपको क्या फायदा होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा। यानी मैं अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और उस क्वेश्चन के बाद आपको पता चलेगा कि क्या फायदा होने वाला है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, और आज मैं क्या आपको स्पेशल या मैं कहूं एक्स्ट्रा देने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय अ सोलेनॉइड, हाउ डज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव, गिव इट्स मेन यूजेस। एक सोलेनॉइड क्या होता है, एक सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं ये हमको बताइए, ये पूछा गया है। अरे बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो हम चलिए एक सोलेनॉइड बनाते हैं। सोलेनॉइड होता क्या है बच्चों, तो देखिए सोलेनॉइड में मैं आपको दिखाता हूं सोलेनॉइड क्या होता है। देखो जरा ध्यान से देखना है, बिल्कुल है ना, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। वेट, आपको एकदम ध्यान से देखना है सोलेनॉइड को। ये क्या है, ये एक कोई भी आप समझ लीजिए, ये एक क्या है, आयरन का टुकड़ा है, ये कोई एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है और इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, कॉपर वायर की वाइंडिंग की जा रही है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग की जा रही है कुछ इस प्रकार से। इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग की जा रही है। तो ये जो चीज बना है आपका, ये जो कॉइल है, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है सोलेनॉइड, इसे कहा जाता है सोलेनॉइड। ये आपका हो गया एक सोलेनॉइड जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और उसके बीच में हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा इंसर्ट कर देते हैं। ये क्या है, ये एक सॉफ्ट आयरन है, ये एक बच्चों सॉफ्ट आयरन है जो कि हमने इस इंसुलेटेड कॉपर वायर की जो बहुत सारी रिंग्स हैं या हम कहें जो टर्न्स हैं, इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया है। और ये जो चीज अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये कहलाता है दोस्तों सोलेनॉइड, ये कहलाता है सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड जिसमें n नंबर ऑफ क्या होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की टर्न होती है, जिसे कहा जाता है सोलेनॉइड। अब कह रहा है हाउ डज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स, जब किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो होता है तो वो सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है। तो दोस्तों ये सोलेनॉइड करंट फ्लो होने पर ये बिहेव करेगा एक किसकी तरह, अरे एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा दोस्तों, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। चलिए दिखाता हूं बार मैग्नेट क्या है। बार मैग्नेट का मतलब है एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट, एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, आपके सामने दिख रहा है, ये एक बार मैग्नेट है और जैसा ये बार मैग्नेट बिहेव करेगा, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी इसी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल सही सुना आपने। तो अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ओके, अब इस बार मैग्नेट की हम बात करें, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल सही बिहेव करता है। और ये जो सोलेनॉइड है इसका यूज क्या होता है, तो बच्चों सोलेनॉइड का यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में। और अगर आपको कोई हैवी चीज को लिफ्ट करना है, आयरन की चीज है वो, अगर आपको लिफ्ट करना है तो आप इस सोलेनॉइड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, आप करंट की वैल्यू बढ़ाकर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा सकते हैं और आप उससे किसी हैवी ऑब्जेक्ट को आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं। तो इस सोलेनॉइड का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आप कहेंगे सर फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो हो गया कंप्लीट, हम लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज सोलेनॉइड एंड हाउ डज द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यूजेस भी हमको आपने बता दिए। नाउ व्हाट इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या है, हमें फायदा क्या होने वाला है।
तो चलिए यहां पर तो मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया। अब बच्चों आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, बट इन एग्जाम, जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, वहां पर आपको आंसर लिखना होगा, यानी आपको राइट करना होगा, वहां पर पेज में लिखना होगा, जो कि कॉपी चेकर चेक करेगा। तो लिखा हुआ भी अगर मिल जाता रेफरेंस के लिए, ओनली फॉर द रेफरेंस, ओनली फॉर द रेफरेंस, बाकी आपको वहां पर जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको अपनी वर्डिंग में आंसर लिखना है। अपनी वर्डिंग में मतलब आपको चीजें समझ में आ गई है और अपनी वर्डिंग में लिख दीजिए। पर यहां पर मैंने आपको अपनी वर्डिंग में आंसर दे देता हूं, तो आप उसको सिर्फ एज अ रेफरेंस यूज करना। जो चीजें आपको समझाई हैं वही यहां पर लिख दिया गया है। अब जब आप यही चीजें लिखते हैं और इसके नीचे आप ये डायग्राम बना देते हैं, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। एक पॉइंट ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम की थोड़ी सी भी गुंजाइश है, इतनी सी भी गुंजाइश है, तो वहां पर डायग्राम बनाओ बनाओ बनाओ, जरूर बनाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये वही लिखा है, एक बार पढ़ के बताता हूं मैं। Solenoid, a coil of many circular turns. A coil of many circular turns of insulated copper wire wound on a cylindrically insulating body, cardboard, etc., such that its length is greater than its diameter is called a solenoid. इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। अब यहां पर हमने ये जो सॉफ्ट आयरन इंसर्ट किया है, ये आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो आपका यहां पर है, ये आप हटा भी सकते हो, यानी ये भी एक सोलेनॉइड है। और इस सोलेनॉइड के अंदर जब हम एक क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा इंसर्ट करते हैं, तो भी क्या होगा, वो एक सोलेनॉइड की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हम हटा भी सकते हैं और इसे हम क्या कर सकते हैं, वापस लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे हटा भी सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, ये एक सोलेनॉइड ही है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो देखिए वही लिखा है, when current is flowing through the solenoid, the magnetic field lines pattern resemble exactly with those of a bar magnet। यानी एक बार मैग्नेट के अराउंड जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, सिमिलरली वैसा ही सोलेनॉइड के अराउंड होता है। हम आगे क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में बनाएंगे और ये देखेंगे। ठीक है, north and south pole at the end and it acquires the directive and attractive properties similar to a bar magnet। अब इसमें भी north and south pole आ जाते हैं, वो हम देखेंगे कैसे आते हैं। hence the current carrying solenoid behave as a bar magnet and uses of current carrying solenoid is it is used to form a temporary magnet called electromagnet as well as permanent magnet। तो ये कुछ यूजेस होते हैं एक सोलेनॉइड के। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझाया, उसको डायग्राम फॉर्म से एक्सप्लेन किया, एंड नाउ आपको उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर भी मिल गया, जिसको आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। पर डायग्राम मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। For the current carrying solenoid as shown, draw magnetic field lines and giving reason explain that out of the 3 point A, B and C, at which point the field strength is maximum and at which point it is minimum। बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं। ओके, चलो बच्चों देखो, जरा ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं, एक पहले सिलेंडर बनाता हूं। ये रहा एक सिलेंडर और इसके अराउंड हम बनाते हैं ये सोलेनॉइड। आपका ये जो सोलेनॉइड यहां पर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम एक सोलेनॉइड बनाते हैं इसके अराउंड, जो कि इसको क्या कर रहा है, बहुत सारे उसमें टर्न्स हैं। यहां पे करंट एंटर कर रहा है, यहां पर करंट एग्जिट कर रहा है। अब ये जो सोलेनॉइड है, ये सिमिलर सोलेनॉइड है, सिमिलर सोलेनॉइड है। अब हमें क्या करना है, इस सोलेनॉइड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ड्रॉ करना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है बच्चों, तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इक्विडिस्टेंस होती है। इसका मतलब इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। अच्छा, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्या होगी, वो होगी नॉर्थ टू साउथ, वो होगी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है,
आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। यही हमको पता है। हमें पता है कि एक बार मैग्नेट जो होता है, उस बार मैग्नेट के अराउंड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट क्या होगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा साउथ पोल है एंड कौन सा नॉर्थ पोल है? तो ये जो करंट है ना बच्चों, ये करंट हमारी हेल्प करेगा। ये करंट हमें पोलैरिटी डिसाइड करने में हेल्प करेगा। आप देखिए इस एंड पर करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट एंटर कर रहा है और ऐसे करते करते आगे बढ़ रहा है, यानी इस वाले एंड पर करंट की जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज। इस वाले एंड पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, क्योंकि वो अंदर जा रहा है, करंट आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। तो जहां कहीं भी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है वो हो जाएगा आपका साउथ पोल। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो होगा आपका साउथ पोल। बच्चों ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल हो जाएगा। और अगर हम इस वाले एंड पर देखें तो इस वाले एंड पर क्या हो रहा है, इस वाले एंड पर करंट बाहर आ रहा है। करंट बाहर आ रहा है यानी ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। यहां पर करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और जहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी वो आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल। जहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी वो हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। इस तरीके से हम डायरेक्शन का पता लगा लेंगे। तो ये हो गया आपका साउथ पोल, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती हैं, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती हैं। बट आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती हैं। तो हमने जो पहला चीज था वो ड्रॉ कर दिया कि इस सोलेनॉइड के अराउंड हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ड्रॉ कर दी, हमने साउथ एंड नॉर्थ पोल भी फाइंड कर लिया, पोलैरिटी फाइंड कर ली। नाउ हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है किस पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पर स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। ए वाला जो पॉइंट है वो हम मान रहे हैं सेंटर पर है, ए वाला जो है वो सेंटर पर है। आपको लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये कम है, बट ए वाला पॉइंट जो है वो सेंटर पर है। तो ए वाला पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर ऑलरेडी यहां पर पॉइंट बी है तो हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एम बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एम बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। या हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए कितनी है, बी ए है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, और पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी ए हो जाएगी, पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी सी हो जाएगी, पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी बी हो जाएगी। अब बच्चों अगर आपने पढ़ा है तो आपको एक चीज पता है, एक रिलेशन पता है कि जो एंड्स पर, किसी भी सोलेनॉइड के एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, किसी सोलेनॉइड के एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का जस्ट हाफ होती है, यानी बीसी हो जाएगा बीए डिवाइडेड बाई 2। बीसी जस्ट हाफ होगा सेंटर पर जो भी स्ट्रेंथ होगी उसका। अब आउटसाइड द मैग्नेट, पॉइंट बी कहां है, आउटसाइड द मैग्नेट, तो आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो और कम होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दोस्तों वो मैक्सिमम कहां पर होगी, तो वो मैक्सिमम होगी पॉइंट ए पर, और जो मिनिमम होगी वो कहां पर होगी, तो दोस्तों मिनिमम होगी पॉइंट बी पर। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक पोल के यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की वो हो जाएगी पॉइंट ए पर और मिनिमम होगी पॉइंट बी पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब यहां पर तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया डायग्राम से, पर इसका आंसर भी तो चाहिए प्रॉपर। अरे ये रहा ना वो आंसर, अरे घबरा क्यों रहे हो भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये तो रहा आंसर। क्या कह रहा है, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम, at the ends of the solenoid magnetic field strength is half as compared to its center, so minimum at point B and maximum at point A। यहां पर अभी तक जो भी आपको समझाया है वही यहां पर लिख दिया है, तो ये आपका रेफरेंस वाला आंसर हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आर ए, ये हो गया आपका आर ए, रेफरेंस वाला आंसर। तो भाई मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। अच्छा देखिए, ये जो दोनों सवाल थे वो क्या आपसे बने कि नहीं, बिल्कुल बने। मैं कह रहा हूं 200% गारंटी ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे हर एक सवाल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि साल भर आपने मस्ती तो की नहीं है, पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो सवाल क्यों नहीं बनेगा भाई।
कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये एक सिंपल सा सवाल है जो कि आपसे बन जाएगा। बस आपको अपने आप पर भरोसा रखना है और बस सवालों को सॉल्व करते जाना है। नहीं बन रहा है तो सीखो, ताकि अगली बार यही सवाल आए तो उसे आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिल्कुल भी रहम ना करें उस पर। पढ़िए सवाल और आंसर देते जाइए। एक सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, एक सबसे बेस्ट तरीका बताऊं आपको अभी ये लेक्चर देखने का। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जैसे ही आपने सवाल पढ़ा, तुरंत आप वीडियो को वहीं पर रोकिए और अपना आंसर खटाखट खटाखट आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर दीजिए, एंड फिर वापस वीडियो को आप चालू कीजिए और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो एक बार आपने सवाल पढ़ा, आपने आंसर कर दिया, आपको जितना पता है आपने उतना आंसर कर दिया, और फिर उसके बाद आपने सॉल्यूशन देखा, तो अब आपको वो चीज और अच्छे से समझ में आएगी और आपको पता चलेगा कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, आपको आंसर में क्या ऐड ऑन करना था, क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते थे। तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए, बहुत मजा आएगा भाई, कसम से कह रहा हूं बहुत मजा आएगा। Why does a compass needle deflect when brought near a bar magnet? एक बार मैग्नेट के पास जब हम एक कंपास निडल को लेके आते हैं तो वो कंपास निडल क्यों डिफ्लेक्ट होती है? तो ये रहा एक बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट के पास आप लेके आ रहे हैं एक कंपास निडल। ये रहा एक कंपास और ये कंपास है, और इस कंपास में एक निडल लगी हुई है जो कि कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार है। और ये जो निडल है बच्चों, ये कैसी होती है? तो ये आपको पता होगा, ये जो निडल है ये मैग्नेटिक होती है। ये निडल कैसी होती है? ये मैग्नेटिक निडल होती है, यानी ये मैग्नेट की बनी होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। जब इस कंपास को हम इस बार मैग्नेट के पास लेके आएंगे, अरे तो इस बार मैग्नेट का क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इस बार मैग्नेट के अराउंड एक एरिया है जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस एरिया को, उस रीजन को कहा जाता है इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, उसे कहा जाता है इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट एंटर करेगा तो ये मैग्नेट उसके ऊपर लगाएगा फोर्स, और फोर्स लगाएगा, इसी वजह से क्या हो रहा है? इस मैग्नेटिक निडल में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी ये इस पर अप्लाई कर रहा है एक फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रहा है? तो मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट वाले का तो आंसर ये हो गया। सेकंड में पूछ रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन आर यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। यानी किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म है, तो आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सके, या हम कहें मैग्नेटिक फील्ड लाइन या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करें। तो ये हम बना सकते हैं। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइन से, जो कि एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस हो। पैरेलल लाइन एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, यानी पहली कंडीशन की पैरेलल हो और दूसरी कंडीशन की वो इक्वी डिस्टेंस हो, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे उनको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये इक्वी डिस्टेंस पर है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर जो आंसर आपको समझाया है, वापस आपका क्या चाहिए? आपको वापस आपको इसका चाहिए रेफरेंस आंसर। तो ये रहा ना भाई, ये रहा रेफरेंस आंसर। काहे घबरा रहे हो? आपके साथ पीडब्ल्यू है, आपकी हेल्प करता रहेगा, हमेशा आपके लिए रहेगा, और आपको आपके ऊपर रखना है भरोसा। चाहे कोई आपके साथ हो, अगर आप खुद अपने साथ हो तो फिर आपको जरूरत नहीं किसी और के साथ की भाई। अगर आपको खुद पे, अपने आप पर भरोसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड व्हेन बाउट नियर अ बार मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। अब ये रहा आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपको बता दिया, यानी इसमें दो पार्ट पूछे थे, दोनों पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया, रेफरेंस आंसर दे दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राइट टू वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल, यानी आपको किसी कॉइल में करंट को इंड्यूस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? ये इससे ज्यादा सिंपल सवाल अगर मिलता है कहीं तर तो हमको आकर बताइएगा। देखिए पहला तरीका, आपको करंट को इंड्यूस करना है, यानी आप एक मैग्नेट लीजिए, उस मैग्नेट के पास एक कॉइल रखिए, एक मैग्नेट लीजिए, उस मैग्नेट के पास एक कॉइल रखो, उस कॉइल को एक सर्किट से कनेक्ट कर दो। अब क्या करो, इस मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करवाओ,
यानी आप इस मैग्नेट को पकड़ो, इस कॉइल को पकड़ो और दोनों को मोशन करवाओ, दोनों का मोशन करवाओ, या आप इस मैग्नेट को अपनी जगह पर रखो, कॉइल को आगे पीछे मोशन करवाओ, या कॉइल को अपनी जगह पर रखो और मैग्नेट को आगे पीछे मोशन करवाओ। आप तीनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हो, या तो दोनों को मोशन करवाओ, या एक को रेस्ट में रख के दूसरों को मूव करो, या फिर आप इसको रेस्ट में रख के कॉइल को मूव करो। इससे क्या होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करेंगे तो इस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो एक करंट फ्लो होने लगेगा जिसे कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। अब यहां पर आपके लिए बहुत सारे सवाल आ गए हैं। पहला सवाल तो यह है कि जस्ट टेल मी कि क्या होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला सवाल, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। दूसरा सवाल मैंने आपसे कहा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आप मुझे लॉ फर्स्ट बताइए। पहला लॉ क्या है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो कि ये जो यहां पर हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को क्या करता है, वेरीफाई करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला आप स्टेटमेंट बताइए। तो समझ में आ गया। हमसे दो तरीके पूछे थे कि हम कैसे करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपको क्या करना है, एक हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में एक कॉइल को मूव करवाइए। ये देखिए, by moving a bar magnet towards or away from the coil, by moving a coil rapidly between the two poles of a horseshoe magnet। यानी आपको एक horseshoe magnet बनाना है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, एक हॉर्स शू मैग्नेट जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये रहा इसका नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, और इसके बीच में आपको क्या करना है, एक कॉइल है जिसको बहुत तेजी से मूव करवाना है। इस हॉर्स शू मैग्नेट के दोनों ही पोल्स के बीच में आपको एक कॉइल है, इस कॉइल को मूव करवाइए बहुत तेजी से। तो क्या होगा, इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। अभी तक आप लोगों ने आंसर नहीं दिया है, अभी तक आप लोगों ने आंसर नहीं दिया है। सवाल क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, पहला लॉ क्या है, जल्दी से फटाफट बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ, फटाफट। आप लोग बता नहीं रहे हैं, मक्कारी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये वाला हो गया, Why do not two magnetic field line intersect each other? तो ये बहुत ही सिंपल जवाब है, और अगर आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं तो इसका जवाब दे दोगे। तो चलिए आपको मैं एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान करता हूं, एक मौका देता हूं कि आप पहले सवाल का जवाब दें और फिर मैं उसके बाद आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए, आपके पास समय है, आपके पास मौका है, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से फटाफट, कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कट नहीं करती हैं। जल्दी से फटाफट बताओ, बता दो भाई, अरे बता भी दो, अब इतना क्या शर्माना है, इतना क्यों शर्माना है। अब एग्जाम में तो जाके कॉपी जो है, कॉपी उसमें लिखोगे, जो आपसे पूछ रहे हैं अननोन एक टीचर पूछ रहे हैं आप उनको बताओगे। हम तो यहाँ पर नोन है, जान पहचान है हमारी, हम पूछ रहे हैं तो शर्मा रहे हो। बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल सही जवाब है भाई। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं, अगर ऐसा करती हैं तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी दो डायरेक्शन हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड हैव टू डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, जो कि असंभव है। टू डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो उनमें से एक प्रॉपर्टी यह भी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करता है। फिर से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो उसमें कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करता है। और यहां पर तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, दो डायरेक्शन शो होंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये आपका आंसर ए हो गया, ये आपका आंसर बी हो गया। अब आपको क्या चाहिए, रेफरेंस आंसर चाहिए। तो चलिए रेफरेंस आंसर देते हैं, ये रहा आपका आर ए, जिसको बस देखना है।
if two magnetic field lines intersect each other, then there will be two direction of magnetic field at that point, and which is not possible, thus they do not intersect each other. वही जो चीज आपको लिखी है, समझाई है, वही चीज यहां पर प्रॉपर तरीके से आपको आंसर में दे दी गई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि कह रहा है नेम एंड स्टेट रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत सिंपल सवाल, इससे ज्यादा सिंपल सवाल अगर आपको कहीं पर दिखे तो प्लीज लेट मी नो। ये रहा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ये ऊपर की ओर, इसमें ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है। बच्चों सबसे पहले जब आप इस चैप्टर में एंटर किए थे तो आपको ये लॉ पढ़वाया गया था, पढ़ाया गया था, सिखाया गया था, समझाया गया था। अगर थोड़ा थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, धुंधला हो रहा है, तो याद दिलाता हूं, आपको अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना है। पकड़ना नहीं है, पकड़ना बिल्कुल नहीं है, करंट लग जाएगा बिल्कुल नहीं करना है आपको, बस सपोज करना है। आपको सपोज करना है कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जिसमें ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना है और अंगूठे को आपको करंट फ्लो होने की डायरेक्शन में रखना है। तो करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो हम अपने थंब को, अंगूठे को ऊपर रखेंगे क्योंकि करंट ऊपर फ्लो हो रहा है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको लग रहा है, हम सपोज कर रहे हैं कि हमने इस वायर को अपने हाथ में पकड़ रखा है, हमने इस वायर को अपने हाथ में पकड़ रखा है कुछ इस प्रकार, जिसमें करंट ऊपर की फ्लो हो रहा है, तो ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस वायर को पकड़ना है, तो हम अपनी उंगलियों को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, अपनी उंगलियों को घुमाएंगे, तो उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूमेंगी वही होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वही होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। चलिए अब आपको बताते हैं थोड़ा सा। देखना जरा ध्यान से, ठीक है। देखो ये कितना करंट फ्लो हो रहा था, तो भैया ये आई करंट फ्लो हो रहा था। राइट हैंड थंब रूल लगाए हैं, अंगूठे को ऊपर रखे हैं, उंगलियों को कर्ल किए हैं, तो क्या हो गया, गोला बन रहा है। उंगलियों ने क्या किया, इस पेन को, इस वायर को पूरे चारों तरफ से घेर लिया, जैसे पुलिस घेर लेती है किसी मुजरिम को, कि हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को सरेंडर कर दो। उसी प्रकार से उंगलियों ने इस वायर को घेर लिया है, और जो घेराव हुआ है ना, जो गोला बना है, वही क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न होता है किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस, वो कुछ इस प्रकार से होता है। कैसा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। अब डायरेक्शन का पता लगाइए भाई, तो ये देखिए जा रहा है, उंगलियां ऐसे घूम रही थी, ऐसे घूम रही थी, यानी ये ऐसे घूम रही थी, तो जो एरो है वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एरो। इस प्रकार से आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड होता है। ये क्या है, दिस इज योर स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट करंट कैरिंग, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। और ये जो क्या है, ये क्या है, तो ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि कैसी होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, यही तो पूछा था। चलिए अब इसका आंसर यहां पर रहा प्रॉपर, ये रहा आपका रेफरेंस आंसर। पढ़ देते हैं एक बार, राइट हैंड थंब रूल। अरे हाँ, रूल का तो नाम ही नहीं बताया, बस राइट राइट इस्तेमाल कर रहे थे, तो रूल को कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि राइट हैंड का इस्तेमाल कर रहे थे ना, राइट हैंड। और राइट हैंड में भी किसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो थंब का इस्तेमाल कर रहे थे करंट की डायरेक्शन शो करने के लिए, तो इसलिए इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, देखो, right hand thumb rule is used to determine the direction of magnetic field produced around a straight current carrying a conductor, and it states that if we hold the current carrying conductor in our right hand such that the thumb points in the direction of current, then the direction in which the fingers in circles give the direction of magnetic field। जो आपको अभी हिंदी में इतना प्रॉपर समझाया है उसी को इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में लिख दिया है, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखने जाएंगे तो आपके जो टीचर जी हैं उनको अंग्रेजी भाषा ही समझ में आती है, तो अंग्रेजी भाषा में तो लिखना पड़ेगा ना भाई, तो लिखिएगा, कौनो बात नहीं, आपको समझ में तो आ गया है। ये नहीं लिखना है, आपको अपनी भाषा में लिखना है, ये तो आपको एक रेफरेंस के लिए दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स डिपेंड। फिर वही वाला सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए जरा ध्यान से। एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये रहा एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स डिपेंड। बहुत सिंपल साधारण सा सवाल है जिसमें पूछा जा रहा है कि ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए। इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा और वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जिसे क्या कहा जाता है, आप लोग जब क्लास 12th में आएंगे तो एक बायोट सेवर्ट लॉ करके होता है, बायोट सेवर्ट लॉ होता है, इसमें आपको डेरिवेशन भी करवाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। फिलहाल तो अभी फॉर्मूला ही देखिए कि जब कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता है, उसमें करंट फ्लो रहा है, तो उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालें तो उसे निकाला जाता है एक फॉर्मूले से, B बराबर म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, यानी BA। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं। अब भैया हमसे वही पूछा है कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो यहां पर आई है और आर है, यानी इसका मतलब वो डिपेंड करता है आपका आई पर, करंट पर, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होगी। दूसरा डिपेंड करता है आर पर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द वायर। अब भैया जितना ज्यादा आप दूर जाते जाएंगे इस वायर से, इस करंट कैरिंग वायर से जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है भाई, तुम इधर क्यों खड़े हो, तो तुमको नाम दे देते हैं, तुम हो करंट, तुम हो करंट कैरिंग, तुम कौन हो, तुम हो करंट कैरिंग कंडक्टर। तो भाई इनका नाम याद रखिएगा, ये है CCC, CCC करंट कैरिंग कंडक्टर जी हैं, इनमें करंट फ्लो रहा है आई और इनसे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना है। तो इस फॉर्मूले का आप करिएगा इस्तेमाल सावधानी से, और किसी को बताना नहीं है कि हमने आपको बताया है, किसी को भी मत बताना कि हमने आपको बताया है, आपको पहले से ही पता था, ये आपको पहले से ही ये पता था, ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर बी क्या है, अरे बी जब से जिसको हम फाइंड कर रहे हैं वही तो है, ये है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका बी, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है SI यूनिट। क्या होती है दोस्तों, जल्दी से फटाफट बता दो, इसकी SI यूनिट क्या होती है। हम भी किसी से नहीं कहेंगे कि आपको पता है, जल्दी से बता दो। इस स्ट्रेंथ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, फटाफट जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, SI यूनिट। अच्छा यहां पर आई क्या है, तो आई करंट है, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अच्छा म्यू 0 क्या है, अरे बालकों, बालकों, बालक बालिकाओं, बच्चों, लाल लालियों, जल्दी से बताओ म्यू 0 क्या है। बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, सही बताओ, सही सही, बिल्कुल सही है। अब ये सही बोले हो, ये है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। म्यू 0 क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, और म्यू 0 का जो वैल्यू होता है वो हम नहीं बताएंगे, वो बताएंगे आप लोग मुझे। तो जल्दी से बताइए, ये जो म्यू 0 है जिसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सब बताएंगे। ये आपके लिए सवाल है, ये आप सभी को पता है, हम नहीं बताएंगे, आप सभी को इसका आंसर देना है। चलिए यहां पर ब्लैंक बना देते हैं।
इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, अब ये सवाल तो समझ में आ गया कि दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है करंट की स्ट्रेंथ पर, दूसरा डिस्टेंस पर। आगे बढ़ते हैं और यही आपका देखते हैं रेफरेंस आंसर। रेफरेंस आंसर में क्या बोला गया है देखो, the factors on which strength of magnetic field at a point due to a current carrying conductor depends are it is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor, यानी B is directly proportional to I। आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ये कुछ इस प्रकार से कहना चाह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, यानी B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अरे वही तो हमने लिखा है, देखिए इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/r। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जो कि होता है μ0/2π, और ये I/r तो वैसा का वैसा है, और यही फॉर्मूला तो यहां पर लिखे थे। हाँ वही फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Why and when does a current carrying conductor kept in a magnetic field experiences force? List the factor on which direction of this force depend। तो देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सा जवाब है। अगर आप इसको देखें तो आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो हम बताते हैं। ये देखिए, ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। बार मैग्नेट है तो आपको पता है हर एक मैग्नेट के अराउंड एक एरिया होता है, एक रीजन होता है जहां पर सिर्फ उसकी ही चलती है। यानी अगर उस रीजन में, उस एरिया में कोई दूसरा मैग्नेट आता है, दूसरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल आता है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी इस मैग्नेट के आसपास का एक रीजन होगा, एक एरिया होगा, जिसे हम कहते हैं इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं। ठीक है, ये जो येलो वाला है ये क्या है, ये आपका एक कंडक्टर है। दिस इज योर करंट कैरिंग कंडक्टर, CCC। आगे से मैं सिर्फ CCC लिखूंगा तो समझ जाना है मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर मैंने CCC ट्रिपल C लिखा तो समझ जाना करंट कैरिंग कंडक्टर की बात हो रही है। अब देखिए, ये येलो वाला करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें एक करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों, आप लोगों ने पहला ही आपने जो इस चैप्टर में स्टेटमेंट पढ़ा है, एक लॉ पढ़ा है जिनका नाम था ऑरेस्टेड जी। उन्होंने कहा था कि जब कभी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये कंडक्टर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी दिस कंडक्टर स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। दिस कंडक्टर स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। अब ये भी क्या है, ये भी बन गया है आपका मैग्नेट, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आपका टेम्पररी मैग्नेट है। ये आपका टेम्पररी मैग्नेट बन गया है क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब ये मैग्नेट बन गया है, ये मैग्नेट है, और ये जो करंट कैरिंग वायर है जो कि अब एक टेम्पररी मैग्नेट है, वो किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आया है। दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आया है तो जाहिर सी बात है अब ये वाला मैग्नेट आराम से तो बैठेगा नहीं, मजे तो करेगा नहीं। ये क्या करेगा, इस वाले मैग्नेट पर ये लगाएगा फोर्स, क्योंकि ये शांत नहीं बैठेगा। ये वाला मैग्नेट अब इस मैग्नेट पर, इस टेम्पररी मैग्नेट पर लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स। ये इस पर अब मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। और यही तो पूछा है कि व्हाई एंड व्हेन डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। अरे इसलिए करता है भाई क्योंकि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट लाओगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये करंट फ्लो हो रहा है तो ये टेम्पररी मैग्नेट बन गया, और इस वजह से ये वाला मैग्नेट इस पर लगाएगा फोर्स। बहुत सिंपल। एंड लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स डिपेंड। अब ये जो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाके मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताता हूं, जो कि होता है F बराबर BI/L, और साइन थीटा भी होता है, वो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, F बराबर BI/L। और ये क्या होता है, F क्या है यहां पर, तो ये है मैग्नेटिक फोर्स। F है आपका
मैग्नेटिक फोर्स, जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, जो कि डिपेंड कर रहा है करंट की वैल्यू पर, जो कि डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर, जो कि डिपेंड कर रहा है कंडक्टर के लेंथ पर। तो ये आपका क्वेश्चन का हो गया एक्सप्लेनेशन। चलिए अब आपको देते हैं एक रेफरेंस आंसर। क्या लिखा है देखो, द ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन कॉजेज द करंट टू फ्लो थ्रू इट। अब यहां पर ये इन्होंने ये ना बोल के कि करंट फ्लो रहा है, इन्होंने थोड़ा डीप में घुस गए, कह रहे हैं कि करंट के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण करंट फ्लो रहा है। अरे भाई पता है हम लोगों को, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है, वी नो कि करंट फ्लो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है। तो वो थोड़ा डीप में घुस गए कि इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है मतलब करंट फ्लो रहा है। भैया पता है हमको, यानी ये सारी लाइन हमको पता है कि करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है। आई नो, वी नो। When such conductor is placed in a uniform magnetic field, each drifted electron of the conductor experience a magnetic force। यानी हर एक जो इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है और वो क्या होता है, F बराबर क्यू भी बी। यानी एक चार्ज है, एक चार्ज बॉडी है जिसका चार्ज कितना है, Q है, वो V वेलोसिटी से किसी B मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB के बराबर, QVB के बराबर होता है। ये मैग्नेटिक फोर्स है। और एक बी मैग्नेटिक फील्ड में एक क्यू चार्ज बी वेलोसिटी से जब परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उस पर इतना फोर्स लगता है। और यही जब हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो सारे फोर्सेस को अगर हम जोड़ दें, यानी दिस फोर्स इज कलेक्टिवली एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर एज अ होल। यानी इस कंडक्टर पर, इस पूरे कंडक्टर पर अब एक फोर्स लगने लगेगा क्योंकि इसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। वही बात को घुमा दिए हैं। Hence, a current carrying conductor kept in a magnetic field experience a force, and the direction of magnetic force depend on direction of the current through the conductor। क्योंकि F बराबर बी आई एल साइन थीटा होता है, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी उस पर डिपेंड करेगा फोर्स की डायरेक्शन। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उस पर डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इस फॉर्मूले में ही ये दोनों आ रहे हैं, बी आई एल पर आ रहे हैं। अब एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, अब लेंथ जो है उसमें कोई डायरेक्शन होती है क्या, नहीं होती है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा सिर्फ करंट की डायरेक्शन क्या है एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अगर ये डायरेक्शन आप रिवर्स करते हो तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 और इसका ये रहा आपका रेफरेंस आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि कह रहा है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट टू यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बच्चों जरा ध्यान से आप हमारी बात को सुनेंगे तो देखिए, हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, हिंदी में आप लोग संधि विच्छेद पढ़ते होंगे, हिंदी में आप लोगों ने संधि विच्छेद पढ़ा होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो वर्ड है दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक वर्ड तो आ रहा है इलेक्ट्रो, प्लस दूसरा वर्ड इसमें जो आ रहा है वो है मैग्नेट। यानी दो अलग अलग वर्ड से ये मिलकर बना है इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट। इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका मतलब दोस्तों, कोई एक ऐसा मटेरियल है, देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहे हैं, कोई एक ऐसा मटेरियल होगा जो कि बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान है। ये जो मटेरियल है, ये जब इसका जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था, तो ये एक आयरन था। जब ये बॉर्न हुआ था तो ये बस एक आयरन था, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। इससे कहा गया था कि जाओ तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो ये बेचारा अपना जीवन जी रहा था, एंजॉय कर रहा था, मस्ती कर रहा था। तभी क्या हुआ, एक काली रात आई और उस काली रात ने सब कुछ बदल दिया। यानी ये जो आयरन है, जो अपनी आयरन लोहे की जिंदगी जी रहा था, हमने इसकी जिंदगी को बदल दिया और हमने क्या किया, इसमें करंट फ्लो करवाना शुरू कर दिया। यानी इसकी जिंदगी टोटली चेंज हो गई। और अब इसी आयरन में क्या होने लगा, इसी आयरन को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और अब इसमें होने लगा करंट फ्लो। हमने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट फ्लो होने लगा और करंट फ्लो होने लगा तो करंट फ्लो होने की वजह से ये अब एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा।
और इतना भी नहीं करना है तो हमने क्या किया, इस आयरन के टुकड़े को लिया और इस आयरन के टुकड़े को हमने एक सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर दिया। हमने इस आयरन के टुकड़े को एक सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर दिया तो अब क्या होगा, ये जो आयरन था जो कि पहले बस एक आयरन था, अब वो एक मैग्नेट बन गया। ये बेचारा जो कि आयरन था इसका मैग्नेट में कन्वर्जन हो गया फोर्सफुली, दबाव देके। यानी ये बनना नहीं चाहता था पर हमने इसको बना दिया। हमने इस आयरन के टुकड़े को मैग्नेट बना दिया विथ द हेल्प ऑफ करंट। यानी जब हमने इस आयरन के टुकड़े में करंट फ्लो करवाया तो उस करंट की वजह से ये जो आयरन का टुकड़ा है वो एक मैग्नेट बन गया। तो एक ऐसा मटेरियल जो कि नेचुरली मैग्नेट नहीं था बट करंट की हेल्प से उसे, या हम कहें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेट बना दिया गया। तो इस मटेरियल को जो कि करंट की हेल्प से मैग्नेट बना है इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इससे कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। तो बहुत सारे आपके मैं कहूं अप्लायंसेस होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जबकि परमानेंट मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ये रहा रेफरेंस आंसर। देखो क्या लिखा है, they are the type of magnet in which the magnetic field is produced by an electric current. When current is passed through a solenoid, it behaves as a magnet and is called an electromagnet. And दो तरीके जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट आप दो यूजेस जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो यूजेस क्या हो सकते हैं, यूज इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक मोटर जनरेटर, यूज टू लिफ्ट हैवी आयरन पीसेस। हैवी आयरन पीसेस को इस्तेमाल उठाने के लिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो आपका परमानेंट मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ फिक्स है, बट हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जिसमें पूछा जा रहा है अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट हैपेंस टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर इफ स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इंक्रीज इफ हॉर्स शू मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अ वीक हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, कह रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वो बना लेते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो बना लेते हैं हम। तो देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी सीधी स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के पैरेलल, स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के पैरेलल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैं लिख देता हूं ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब कहा जा रहा है कि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर को परपेंडिकुलर रख दीजिए। ठीक है, इसमें हम एक करंट कैरिंग वायर को परपेंडिकुलर रख देते हैं इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। ये रहा एक करंट कैरिंग कंडक्टर सी करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर के डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा। अब भाई पहली बात कि ये ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आप एक करंट कैरिंग वायर को रख रहे हैं, तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर पर इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक फोर्स लगाया जाएगा जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। यानी ये आपका जो सीसीसी है, आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से, बी आई एल से। यहां पर बी है इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, आई है इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट, और एल है इस कंडक्टर की वो लेंथ जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, आपको अगर फॉर्मूला पता हो तो भाई फोर्स जितना ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। फोर्स जितना ज्यादा आप तेजी से धक्का देंगे इसका डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। फोर्स की वैल्यू बढ़ाइए डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा अगर हम करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दें।
अगर हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं दोस्तों, अगर हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो इस फॉर्मूले से देखो, करंट बढ़ाने पर फोर्स बढ़ेगा, करंट बढ़ाने पर फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। करंट की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इस फॉर्मूले से जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है इस पर वो बढ़ेगा, और अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि इफ हॉर्स शू मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अ वीक हॉर्स शू मैग्नेट, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रही है, क्योंकि आप एक स्ट्रांग मैग्नेट को एक वीक मैग्नेट से क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो गई। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई तो जो फोर्स है वो क्या होगा, फोर्स डिक्रीज होगा। अगर फोर्स डिक्रीज हुआ तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर ये हो गया। और बहुत ही चतुराई के साथ हम लोगों ने इस सवाल को कर लिया है सॉल्व, और इसी से के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस सवाल का रेफरेंस आंसर क्या कहता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट बढ़ाने पर इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर विल डिक्रीज ऑन यूजिंग अ वीक हॉर्स शू मैग्नेट, आंसर देखें तो हाँ भाई दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या कहता है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। A compass needle is placed near a current carrying wire. State your observation for the following cases and give reason for the same in each cases. ओके एक करंट कैरिंग वायर के पास में एक कंपास रखा है, बहुत सिंपल है। चलिए पहले तो हम एक वायर बनाते हैं जिसमें करंट फ्लो करवाते हैं। तो हमने बना दिया एक वायर, ये रहा एक वायर, और इस वायर में फ्लो हो रहा है एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा करंट। और इस वायर के पास में हम रख देते हैं क्या, एक कंपास रख देते हैं। तो चलिए एक हम कंपास रखते हैं नीले कलर का, नीले कलर का एक कंपास रखते हैं। ये रहा एक नीले कलर का कंपास, और इस कंपास में क्या होता है दोस्तों, तो इस कंपास में होता है एक मैग्नेटिक नीडल। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल हो गई, बीच में क्या होती है, ये एक पाइवोट पर फिक्स्ड होती है, यानी मैग्नेटिक नीडल जहां चाहे वहां मूव कर सकती है। इसको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता है, ये अपने मर्जी की मालिक होती है। तो ये निडल आसानी से इधर उधर मूव कर सकती है, ठीक है। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो निडल है ये किसकी होती है, ये मैग्नेटिक निडल होती है, मैग्नेट की बनी होती है, मैग्नेटिक निडल होती है, ठीक है। अब चलिए, अब क्या कह रहा है कि कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर। हमने जो कहा वैसा का वैसा कर दिया। हमने एक वायर बनाया जिसमें करंट फ्लो करवाया, और उसके पास में हमने एक कंपास रख दिया जिसमें एक मैग्नेटिक निडल है। अब कह रहा है स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केस। तो आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फर्स्ट केस को हम ऑब्जर्व करते हैं और उसका आंसर बताते हैं कि फर्स्ट केस में ऐसा क्यों हो रहा है भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज। तो उस पर जाने से पहले भाई ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और ये है क्या, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा जब इसमें करंट फ्लो होगा, और इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये जो आपका वायर है, ये वायर इस निडल के ऊपर लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स, ये इस निडल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा करंट फ्लो होने की वजह से, और इसी वजह से ये दूसरे कंपास निडल पर लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स। और प्रिय मित्रों, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, F बराबर BI L। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड, यानी जो करंट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, फोर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो मैग्नेटिक निडल है इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, तो इसके अंदर होने वाला जो डिफ्लेक्शन है, इसके अंदर होने वाला जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ सेकेंड केस, द कंपास निडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर, यानी आप इस कंपास निडल को दूर लेके जा रहे हो, दूर लेके जा रहे हो। तो जैसे जैसे आप दूर लेके जाते हो तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो 1/r होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम वायर। यानी जैसे जैसे आप कंपास निडल को दूर लेके जाओगे, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है
वो घटेगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटी तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो घटा, और अगर मैग्नेटिक फोर्स घटा तो जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, अरे डिफ्लेक्शन भी घट जाएगा। तो ये रहे आपके दो केस और ये रहा दो आंसर। हमने क्या किया, सवाल को पढ़ा, सवाल को डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड उसका दे दिया है आपको लॉजिकल आंसर। चलिए मैच करते हैं। रेफरेंस आंसर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इंक्रीजेस। पहले केस में डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है, हाँ इंक्रीज लिखा हुआ है, रीजन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इंक्रीजेस एज करंट इन द वायर इंक्रीजेस। करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक जो फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, द डिफ्लेक्शन इन द कॉम्पास निडल डिक्रीजेस। जो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज होगा, हाँ डिक्रीज लिखा है, रीजन देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा, फोर्स रिड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन रिड्यूस होगा। बिल्कुल सही है यार, मतलब मानना पड़ेगा, हाँ सर ने तो एकदम सही सवाल करवाया है। और सिर्फ सर ने नहीं करवाया है, आप लोगों ने कर लिया होगा। बताओ जरा ध्यान से, मतलब ध्यान से क्या बताना है, आप लोग बताओ कि आपने कर लिया है कि नहीं कर लिया है ना। तो चलिए अब आपसे एक छोटा सा प्यारा सा सवाल करवाते हैं। क्या कह रहा है सवाल, देखो जरा ध्यान से। We know a current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force due to which the conductor move. बिल्कुल सही है। How do we think the rod displays if? ये वापस वही सवाल है, वही सवाल है, वही सवाल है। यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बाजू में आपने दूसरा मैग्नेट रखा तो उस पर फोर्स लग रहा है। अब ये जो फोर्स है वो कैसे चेंज होगा, यहां पर सिचुएशन अलग दी है। अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तो भाई करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो जो फोर्स होता है वो BIL होता है ना। डिस्प्लेसमेंट तो देखिए ए वाले का, इसका तो फटाफट आंसर दे देंगे। ए का आंसर क्या हो रहा है, करंट बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। बी, स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू इज इंसर्टेड। आपने एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इंसर्ट कर दिया है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। उसको बढ़ाने से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बढ़ गया, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ गया। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज। आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, लेंथ को इंक्रीज कर दिया दोस्तों। लेंथ को इंक्रीज करने से क्या हुआ, जो फोर्स है वो इंक्रीज हुआ, और फोर्स के इंक्रीज होने से जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। चलिए मैच करते हैं। फोर्स एक्टिंग, देयरफॉर व्हेन द करंट इन द रॉड इंक्रीज द फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। करंट इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इंक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। पहले वाली जो लाइन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिए जरा ध्यान से। Force acting on a current carrying conductor depends on the strength of magnetic field, amount of current flowing in the conductor and the length of the conductor। तो ये आपका रीजन है, यानी ये इस फॉर्मूले को डिफाइन कर रहा है, इस फॉर्मूले को वो जो लाइन है वो डिफाइन कर रही है, इस फॉर्मूले को वो लाइन डिफाइन कर रही है, ठीक है। फिर यहां पर भी वही लाइन डिफाइन कर रही है, फिर बोल रहा है व्हेन अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इज इंसर्टेड द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज सो द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, उसके बाद सो द फोर्स इंक्रीज हेंस डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, यानी सेकंड केस में भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज। थर्ड केस में देखते हैं, देयरफॉर व्हेन द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस एंड हेंस द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। थर्ड केस में भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया आपका 11वां सवाल। आगे बढ़ते हैं 12वें पर। स्टेट 3 फैक्टर्स ऑन व्हिच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स। इस सवाल को करते हैं। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड बनाते हैं। सबसे पहले तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, डायग्राम बनाने में बहुत मजा आ रहा है। तो ये हो गया आपका एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड जिसमें फ्लो हो रहा है करंट। क्या है ये, अरे ये सोलेनॉइड है। सवाल पढ़ते हैं अब। स्टेट द 3 फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यानी हमसे कुछ बात की जा रही है कि इस सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो कितना होगा। तो पहली बात तो बच्चों, एक सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो कितना होता है, किसी को फॉर्मूला पता है तो जल्दी से बताइए। किसी को फॉर्मूला पता है तो बताइए कि एक सोलेनॉइड द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला पता है तो बताओ। तो वो फॉर्मूला होता है μ0 Ni।
म्यू जीरो एन आई, ये होता है फॉर्मूला जो कि आपको बताता है एक सोलेनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सॉलिडॉइड के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर म्यू जीरो क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस है, जिसकी वैल्यू आपने बता रखी है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब यूनिट कौन बताएगा, तो यूनिट आप बताएंगे, आधा में आधा आप। नेक्स्ट एन क्या है, तो एन है नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पर जो आपका एन है, एन क्या है दोस्तों, तो एन है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मतलब आप सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइए, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आपको बस नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। आई क्या है, तो आई है करंट, करंट की वैल्यू बढ़ाइए, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो स्टेट द थ्री फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर, दूसरा डिपेंड कर रहा है करंट पर, और तीसरा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल इंसर्टेड, नेचर ऑफ मटेरियल इंसर्टेड कहां पर भाई, तो इस कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर अगर आप कोई मटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं तो वो किस टाइप का मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करेगा इस सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ, सोलेनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा इस के नेचर पर कि ये जो मटेरियल हमने इंसर्ट किया है इसका नेचर क्या है। तो ये हो गए आपके तीन फैक्टर्स। आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइए, आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइए, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। आप करंट की वैल्यू बढ़ाइए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिर नेचर ऑफ मटेरियल पर अलग अलग डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे आपके तीन आंसर। ये रहा आपका रेफरेंस वाला आंसर जो कि आपसे क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। The three factors on which the magnetic field produced by a current carrying solenoid depends are the strength of current flowing through the solenoid, the number of turns of the wire of the solenoid and the nature of the material inside the solenoid। यानी solenoid के अंदर आपने किस मटेरियल को इंसर्ट किया है उस पर डिपेंड करेगा इस solenoid से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और साथ ही साथ मजा भी आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पर। क्या कहता है अगला सवाल, देखो जरा ध्यान से। टू मैग्नेट्स आर लाइंग side by side as shown, draw magnetic field lines between poles P and Q. What does the degree of closeness of magnetic field lines near the pole signify? डिग्री ऑफ क्लोजनेस, पहले बी वाला करते हैं फिर ए वाले का डायग्राम बनाएंगे। बी वाला क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। डिग्री ऑफ क्लोजनेस हमको क्या बताता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस हमको बताता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या हमको सिग्निफाई करता है, तो ये बताता है हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा क्लोजनेस होगा मैग्नेटिक फील्ड का उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, जितना कम क्लोजनेस होगा उतना कम स्ट्रेंथ होगा वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये हमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए अगर हम, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अच्छा, नॉर्थ पोल से चलो सवाल, एक सवाल आप लोगों के लिए। एक बार मैग्नेट है बच्चों, एक बार मैग्नेट जो है, तो आप मुझे बताइए बार मैग्नेट के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है। बार मैग्नेट के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, फटाफट बताओ फटाफट। अरे बहुत सिंपल है सर, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यही तो होता है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो ये डायग्राम हो जाएगा। चलिए इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका डायग्राम, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। एंड द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल सिग्निफाई दैट द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देयर। The poles of another magnet when placed in magnetic field experience by greater force where the magnetic field lines are crowded। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है वहां पर पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स वहां पर ज्यादा एक्सपीरियंस किया जा सकेगा। समझ में आ गया है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू मैग्नेट्स आर शोन इन द फिगर ए एंड बी, बिल्कुल दिख रहे हैं। सेलेक्ट द फिगर दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, ऑल्सो नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। ए वाले में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी है, एक लाइन पढ़ी है, और वो लाइन आपसे कहती है, हमसे कहती है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर 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 कभी नहीं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other. टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और क्यों नहीं करती हैं, मुझे रीजन चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो प्यारे दोस्तों, भाइयों, छोटे छोटे भाइयों, नन्हे मुन्ने भाइयों, बहनों, जल्दी बताइए कि क्यों ऐसा होता है। आप मुझे बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सवाल क्या है? सवाल वही है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। रीजन WHY वाई क्यों नहीं करती हैं, बताओ। आज की क्लास में ही अभी मैंने कुछ समय पहले आपको कारण बताया था, तो कारण आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला सही है क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो जो आंसर है, तो सिलेक्ट द फिगर दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट पैटर्न, तो हमने सिलेक्ट कर लिया, ये वाला करेक्ट पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ हमें बताना है, रीजन हमने बता दिया, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब ऑल्सो नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर, हमें पोल्स ऑफ द मैग्नेट बनाना है जो कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो देखो भाई, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। और अगर हम एक बार मैग्नेट को देखें, एक बार मैग्नेट को देखें, तो बार मैग्नेट ये रहा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो बार मैग्नेट में आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दोस्तों, वो होती हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वो होती हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में जाकर एंटर करती हैं। तो आउटसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। अब जरा ध्यान से देखो, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल होगा। यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, बाहर की ओर निकल रही हैं, बाहर की ओर निकल रही हैं, यानी ये भी नॉर्थ पोल होगा। और अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। यानी हमने इस मैग्नेट के पोल्स भी बता दिए, हमने इस मैग्नेट के पोल्स भी बता दिए। आंसर ये रहा। फिगर बी रिप्रेजेंट द करेक्ट पैटर्न, फिगर बी रिप्रेजेंट द करेक्ट पैटर्न हमने भी सही लगाया है। In figure A, field lines cross each other, which is not possible because if they cross each other at that point of intersection, there would be two direction of field line, जो कि असंभव है। In figure B, field lines are emerging in nature, so poles of the magnet facing each other are north pole, क्योंकि वहां से वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं, बाहर कहां से निकलती हैं, तो नॉर्थ से, और एंटर करती हैं साउथ से। तो ये हो जाएगा आपका सवाल और इसका आंसर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, जहां पूछ रहा है राइट वन एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल है, इसका जवाब तो मुझे लगता है आप लोगों को ही देना चाहिए, तो फटाफट इसका जवाब दे दो। क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं इनके? एप्लीकेशन में बताता हूं, एप्लीकेशन में बताता हूं। आप लोगों के लिए सवाल है, राइट द स्टेटमेंट, राइट द स्टेटमेंट। आपको तीनों का स्टेटमेंट लिखना है, आप तीनों का स्टेटमेंट लिखिए। राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट लिखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का स्टेटमेंट लिखिए, फ्लेमिंग राइट हैंड का स्टेटमेंट लिखिए। तीनों का स्टेटमेंट लिखिए, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपको पता है या नहीं। तो आप इसका स्टेटमेंट लिखिए मुझे तीनों का। मैं एप्लीकेशन बता देता हूं। तो राइट हैंड थंब रूल का एप्लीकेशन क्या होता है, किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता करना है तो आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है। राइट हैंड थंब रूल से किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या पता लगा सकते हैं, तो हम किसी
मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं हम। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। आप लोगों ने स्टेटमेंट अगर लिख लिया है तो चलिए बताता हूं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि इफ वी स्ट्रेच आर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ आर लेफ्ट हैंड, यानी अगर हम अपने लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करें कुछ इस प्रकार से कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी ये अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में अगर हम क्या करें, अपने फोर फिंगर को रखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अपने फोर फिंगर को रखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को रखें अगर हम करंट की डायरेक्शन में, तो जो हमारा थंब होगा वो शो करेगा उस कंडक्टर पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का पता किया जाता है इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, आप लोगों ने आंसर दे दिया है, तो चलिए मैं बताता हूं कि आपको अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब को कुछ इस प्रकार से स्ट्रेच करना है कि ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अब इस केस में आपको अपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, आपको अपने थंब को जो कंडक्टर है उस पर लगने वाले फोर्स या उसके मोशन की डायरेक्शन में रखना है, तो आपका जो मिडिल फिंगर होगा वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो ये होता है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और ये रहा इसका एक एक यूज, यानी इन तीनों के एक एक यूज मैंने बता दिए हैं। अब यहां पर आपका जो आंसर है वो लिखा हुआ है, एक एक यूज यहां पर वही बता रखे जो मैंने बताए हैं। Right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field in a coil of wire and the electric current in a straight conductor. Right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field in a coil of wire in a the right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field. ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, मैं इसको मिटा देता हूं, इस वाले पार्ट को मिटा देता हूं, देखना जरा ध्यान से। राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड in a straight कंडक्टर, इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पर हम एक चीज और ऐड कर देंगे, इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सी करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर। सी Fleming right hand rule is used to find the direction of a induced current in a closed circuit placed in a changing magnetic field as in the electric generator। तो ये तीनों का एक एक क्या हो गया, आपका यूज हो गया, जो यहां पर बताया था। स्टेटमेंट आप सभी ने लिख लिया और मैंने स्टेटमेंट आपको बता भी दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि कहता है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Two circular coil A and B are placed close to each other. If the current in coil A is changed, will some current be induced in coil B? Explain. What is electromagnetic induction? तो देखना जरा ध्यान से दोस्तों, प्यार से देखना। ये है एक बार मैग्नेट, ये है आपका एक बार मैग्नेट। अब इस बार मैग्नेट के पास में रखा हुआ है एक कॉइल रखी हुई है, जिसे हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर रखा है। ये कॉइल है जिसे हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर रखा है, ये बार मैग्नेट है और ये आपकी एक कॉइल है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है इस बार मैग्नेट के अराउंड क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस बार मैग्नेट के अराउंड एक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉइल और इस बार मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन करवा रहे हैं। जब ऐसा होगा, यानी इस बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा बच्चों, तो क्या होगा, इस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, यानी किसी कॉइल के यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली क्रॉस करने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या होगा, इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो हम लिख देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल चेंज्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज, क्योंकि इन दोनों के बीच में हो रहा है रिलेटिव मोशन, इन दोनों के बीच में हो रहा है रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा होगा, किससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। और फेराडे ने कहा था, फेराडे ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहा था, फेराडे ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहा था कि जब कभी भी किसी कॉइल से लिंक्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब कभी भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर वो सर्किट कंप्लीट कर दिया जाए तो उसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा, जिसे हम इंड्यूस करंट कहेंगे, और इस फिनोमिनन को, इस प्रोसेस को कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी एक बार मैग्नेट और एक कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करवा के जो करंट प्रोड्यूस होता है, उस फिनोमिनन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमसे कहा जा रहा है कि दो कॉइल है, कॉइल ए एंड बी, जो कि एक दूसरे के पास में रखी हुई हैं। तो हम मान लेते हैं यही वाली जो है आपकी वो क्या है, कॉइल ए है। अब इसके पास में हम एक और कॉइल बना देते हैं, देखना जरा ध्यान से। इसके पास में एक और कॉइल बना देते हैं, देखो जरा ध्यान से। ये रहा आपका कॉइल बी, ये हो गया आपका कॉइल बी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्लेस ईच अदर इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज विल सम करंट बी इंड्यूस इन द कॉइल बी। यानी अगर कॉइल ए में करंट चेंज हो तो बच्चों आपको पता है किसी सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है म्यू 0 एन आई पर, यानी उस सोलेनॉइड में फ्लो होने वाले करंट पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। यानी अगर करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी चेंज हो रही है। तो ये दोनों कॉइल एक दूसरे के पास पास रखी हैं। अब कॉइल ए में हम करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कॉइल ए में करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो कॉइल ए का जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा। कॉइल ए में क्या कर रहे हैं, जो करंट की वैल्यू है वो चेंज कर रहे हैं, करंट की वैल्यू चेंज हो रहा है, तो करंट की वैल्यू चेंज हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा। और अगर कॉइल ए में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो चूंकि कॉइल बी उसके पास में रखी है, तो इसीलिए कॉइल बी से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, कॉइल बी से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, और इसी वजह से कॉइल बी में भी एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। कॉइल बी में क्या होगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, इसमें एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। पहला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो जब कभी एक बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो और इसमें करंट इंड्यूस हो जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है प्रोसेस। इन दोनों को ऐसे रखा, इसमें अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इसकी वजह से इसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। देखो वही लिखा है आपका आंसर यहां पर। Electromagnetic induction is a process by which the production of induced current in a conductor due to change in the magnetic field in another conductor. When the current in the first coil A is changed, the magnetic field associated with the coil also change. Thus, the magnetic field lines around the secondary coil B also change, and hence the change in magnetic field line associated with the सेकेंडरी कॉइल बी विल इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन इट। यानी वही चीज लिखी है जो यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि कहता है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
राइट द स्पेशल नेम गिवन टू द कॉइल ए बी विच हैज मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। यहां पर जो ए बी कॉइल है जिसमें बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर के सर्कुलर टर्न है, इस कॉइल को क्या कहते हैं? अब इससे सिंपल अगर सवाल मिलता है तो बताना, इसे कहा जाता है सोलेनॉइड। बी, स्टेट द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए बी when a current is passed through it, यानी जब इसमें एक करंट पास होगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी इनसाइड द एबी वो कैसा होगा? तो इनसाइड द एबी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बच्चों वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। तो बी वाले का जो आंसर है वो हो जाएगा यूनिफॉर्म, इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म। सी क्या कह रहा है? रीड ऑफ द डायग्राम एंड स्केच द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द ए बी। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है, ये इनसाइड ऐसा होगा और आउटसाइड कैसा होगा? आउटसाइड ऐसा होगा, आपके इनसाइड ऐसा होगा। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब जहां से करंट एंटर कर रहा है वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा साउथ पोल, क्योंकि क्लॉकवाइज होगा। यहां पर क्या कर रहा है? बाहर आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, तो ये हो जाएगा आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इनसाइड क्या हो जाएगा? ये साउथ टू नॉर्थ, ये हो जाएगा। तो हमने ड्रॉ कर दिया, सी वाला भी आपका डन। डी में क्या पूछ रहा है? लिस्ट टू फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एबी डिपेंड, यानी कौन से फैक्टर है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है? तो एक फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू जीरो एन आई। तो दो फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? डी में आपका एक फैक्टर हो जाएगा, डी में एक फैक्टर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्न, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा करंट। ई में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग एन आयरन कोर इन द कॉइल, अगर आप इसके अंदर एक आयरन कोर प्लेस कर देते हो, अगर आप इसके अंदर एक आयरन कोर प्लेस कर देते हो तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वो इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये आपके ई का आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चन, 5 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला का आंसर है सोलेनॉइड, पहले का आंसर है सोलेनॉइड। दूसरे का आंसर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्या हो रहा है? आपको एबी के अंदर, इनसाइड द एबी, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। सी में आपसे पूछा है कि ड्रॉ करो, ड्रॉ हमने कर दिया है। डी में पूछा है कि दो फैक्टर जिन पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, तो वो दो फैक्टर्स क्या क्या है? तो आपका है नंबर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड नंबर ऑफ टर्न ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, यानी एन और आई। बिल्कुल सही लिखा है हमने। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग एन आयरन कोर इन द कॉइल एबी, एबी के अंदर अगर हम एक आयरन कोर रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इट बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो आपका आयरन कोर है, जो आपका आयरन कोर है वो क्या बन जाएगा? आयरन कोर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। आयरन कोर आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो आयरन कोर बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑल्सो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, यानी ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने अपना रेफरेंस आंसर देख लिया इस सवाल का। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कह रहा है लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताना है, तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर तो आप लोग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर मुझे बताना चाहिए, मुझे बताने की कोई भी जरूरत है। ये क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप सभी से कह रहा हूं, प्लीज सॉल्व कीजिए, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व करो। इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करो। क्या होगा इसका आंसर? तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई है। आप उसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहिए या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहिए। कुछ प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि आउटसाइड अ मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल of the magnet towards the south pole, and inside the magnet they are directed from south pole to north pole। बहुत बार देखा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व,
no two magnetic field lines intersect each other, we know this statement, the density of magnetic field lines decrease when the distance between the poles increase। और जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो हमें बताता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये भी फैक्टर्स हमें पता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको अपने फोर फिंगर, अपने मिडिल फिंगर, आपको फोर फिंगर, आपको मिडिल फिंगर और आपको अपने थंब को स्ट्रेच करना है। लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, तो आपको अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को, आपको अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को स्ट्रेच करना है, जिससे कि वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। अब आपको अपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करना है, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करना है। तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो शो करेगा आपके कंडक्टर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या जो कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा आपका थंब। तो जब कभी किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फोर्स में, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ध्यान से सुनना, चलिए बना के ही बताता हूं। ये क्या है, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट के अराउंड क्या होगा, इसके आसपास एक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई आता है, जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई आकर एंटर करता है, तो क्या होगा दोस्तों, अरे यार, जब यहां पर कोई दूसरा मैग्नेट आकर एंटर करता है, वो कहता है कि भैया मैं थोड़ा सा अंदर आ जाऊं। तो जब ये दूसरा मैग्नेट यहां पर आकर एंटर करेगा तो क्या होगा बच्चों, ये मैग्नेट, इसका यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर एक दूसरा मैग्नेट आकर एंटर किया है, तो इस वजह से ये मैग्नेट इसके ऊपर लगाएगा एक मैग्नेटिक फोर्स। सॉरी, हम लेफ्ट हैंड रूल कर रहे हैं ना, तो यहां पर ये एक मैग्नेट नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, एक वायर आएगा। ये क्या होगा, ये एक वायर होगा। ये रहा एक वायर, देखो जरा ध्यान से, इस वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, इस वजह से इसमें हो रहा है करंट फ्लो। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये आपका एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो कि करंट फ्लो होने की वजह से एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। करंट फ्लो होने की वजह से ये एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा, ये एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा, टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। और इसी वजह से इस मैग्नेट पर, ये जो एक परमानेंट मैग्नेट है, ये क्या करेगा, अब इस पर लगाएगा एक मैग्नेटिक फोर्स। ये परमानेंट मैग्नेट, इस टेम्पररी मैग्नेट जिस पर करंट फ्लो हो रहा है, उस पर लगाएगा एक मैग्नेटिक फोर्स। ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, ध्यान देना, परमानेंट मैग्नेट है ये आपका। ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी, कौन बताता हमें, तो इस फोर्स की डायरेक्शन हमें बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस फोर्स की डायरेक्शन हमें बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और कैसे बताता है, कि हमें अपने फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब को परपेंडिकुलर क्या करना है, स्ट्रेच करना है, जिससे कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। हमें अपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, हमें अपने मिडिल फिंगर को करंट फ्लो होने की डायरेक्शन में रखना है। तो जो थंब होगा वो शो करेगा उस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। ये होता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो ध्यान से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट stretch the forefinger, middle finger and the thumb of your left hand in a way that they are mutually perpendicular to each other. If the forefinger show the direction of magnetic field, the middle finger show the direction of current, then the thumb will point towards the direction of motion of the conductor or the force acting. क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आपका जो कंडक्टर है वो मोशन करेगा। तो ये हो गया आपका रेफरेंस आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 और ये रहा अब आपका क्वेश्चन नंबर
20. लिस्ट द 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड. आप 3 मेथड बताइए जिससे कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं. 3 मेथड जिससे कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो बहुत ही सिंपल है इनके आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद से सॉल्व करना है. सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसका कमेंट करो, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ. और इस क्वेश्चन का जल्दी से फटाफट फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ क्या होगा. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा. मैंने आपसे पूछा है लिस्ट 3 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेट. एक मैग्नेट को प्रोड्यूस करने के 3 मेथड बताइए. जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर. फटाफट मुझे आंसर चाहिए, फटाफट मुझे आंसर चाहिए. जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर. अरे भाई जल्दी से बताओ ना, जल्दी से आंसर बताओ. बहुत सिंपल है यार, इसका आंसर क्या होगा देखो जरा ध्यान से. 3 methods of producing magnetic field are as follow: using permanent magnet or horseshoe magnet at the place where the magnetic field is required. यानी जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है वहां पर परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कीजिए या हॉर्सशू मैग्नेट का इस्तेमाल कीजिए. दूसरा, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं या आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर. Next and last question of this lecture. State the rule to determine the direction of. आप मुझे बताइए कि इन दोनों ही केसेस में कौन कौन से रूल का इस्तेमाल किया जाता है. फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर. एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ट्रिपल सी है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है. तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पता लगाने के लिए किस लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, किस रूल का इस्तेमाल किया जाता है. ये क्या है, ये सी है, करंट कैरिंग कंडक्टर. इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा वो मैं बता देता हूं. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा वो मैं बता देता हूं. देखो जरा ध्यान से. तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा. ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप लोगों को पता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा. हाँ पता है सर जी. फिर आप तो मुझे ये बताइए कि वो रूल कौन सा है, वो लॉ कौन सा है जो कि ये बता रहा है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा. तो बहुत ही सिंपल सा नाम है उसका, जिसे कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. तो ये हो जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट. यानी क्या हो रहा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर है. यानी ए वाला तो ये हो गया, बी वाले का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार बनेगा. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसा है. तो देख लेते हैं, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, देखना प्यारे बच्चों ध्यान से. क्या कह रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर हमने एक वायर रखा है, उसके परपेंडिकुलर हमने एक वायर रखा है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है. तो आपको बताना है कि इस वायर पर जो कि क्या है, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है. इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन आप कैसे पता लगाओगे. फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट. तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है, इस पर लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन आप किस लॉ से बताओगे. अरे जस्ट अभी बताया था आपको, उसका डायरेक्शन हम बताएंगे फ्लेमिंग जी के, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं. ये रहा आपका रेफरेंस आंसर. देखो क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, देखो जरा ध्यान से. इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ राइट हैंड इन सच अ वे दैट द स्ट्रेट थंब इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the curly finger around the conductor represent the direction of magnetic field lines.
Next, the direction of force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field is perpendicular is given by Fleming left hand rule। और ये रहा Fleming left hand rule का स्टेटमेंट जो कि अभी आपको बता दिया है। और इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है वो होता है खत्म। और मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मतलब ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिए हैं। और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करवा दिए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। और साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन का रेफरेंस आंसर दे दिया है ताकि आप उस आंसर को रेफरेंस लेके अपना खुद का आंसर लिख सको। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस करवाए थे जिनका आंसर आप लोगों ने दिया था। चलिए उनका सही आंसर बता देता हूं ताकि आप चेक कर सकें कि क्या आपने सही सही बताया था या नहीं। तो देखिए पहला जो आपका सवाल था, पहले सवाल का आंसर क्या होगा। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने इसका आंसर दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरेस्टेड। ठीक है, दूसरा देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने आपसे पूछा था, बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डिटरमाइंड। किस इंस्ट्रूमेंट से हम मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है मैग्नेटिक निडल। दूसरा, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उसका पैटर्न कैसा होता है, तो सर्कुलर अराउंड द वायर। नेक्स्ट सवाल, the nature of magnetic field line passing through the center of current carrying circular loop is a straight line। Next, the factors on which magnetic field strength produced by a current carrying solenoid depends on। तो magnitude of current, number of turn, nature of the core material, all of the above, इन सभी पर डिपेंड करता है। तो ये थे आपके 5 सवाल के आंसर। अब आप मैच कर लीजिए कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। और इसी के साथ प्यारे बच्चों, ये जो हमारा लेक्चर है वो होता है एंड, जहां पर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू आपका जो रिवीजन है वो भी करवा दिया गया है। तो अब आपने मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो कर लिए हैं रिवीजन। तो चलिए अब मिलते हैं बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, वो सारे काम करिए जिसमें आपको मजा आए। मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।